Now, okay. So, guys, friction. um ईशा, फ्रिक्शन तुमने कहाँ तक समझा था? क्या समझा था फ्रिक्शन के बारे में अभी तक? Also, I did it in school very recently, so now I have an idea. ठीक है। फ्रिक्शन में दो पार्ट्स होते हैं। एक दो चीज़ें मिलके फ्रिक्शन बनाती हैं। एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन टू द सरफेस। और एक कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का। ये क्या कॉन्सेप्ट है? कौन कमेंट करना चाहेगा? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो होता है कि भाई नेट फोर्स ज़ीरो है और फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। लेकिन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या है? उसमें भी नेट फोर्स ज़ीरो है और फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तो आम इक्विलिब्रियम में और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क हुआ? Sir, it's when an object is about to leave the state of equilibrium. बिल्कुल ठीक हो गया, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो फ्रिक्शन है ना वो एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ हो सकती है, विच इज़ काइंड ऑफ लगता वियर्ड है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जैसे कि ये तुम्हारे सामने एक ऑब्जेक्ट है ऑन दिस सरफेस, और एक साइड पे 51 न्यूटन फोर्स लग रही है और फ्रिक्शन लेट्स सपोज हमने कहा है 50 न्यूटन है ऑन द अदर साइड ना। ये चीज़ 50 न्यूटन फ्रिक्शन है। तो अभी ये इक्विलिब्रियम से बाहर है, मतलब नेट फोर्स नेट इफेक्ट है। ये जो 50 न्यूटन है ये इसकी मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है। अगर मैं इस 51 को रिप्लेस कर दूं बाय लेट्स से अ 20 न्यूटन फोर्स, 51 को मैं रिप्लेस कर दूं, तो क्या होगा कि यू विल से दैट द फ्रिक्शन अपोजिंग दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 20 न्यूटन। और आप कहोगे अगर 20 न्यूटन इसकी फ्रिक्शन है तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये इक्विलिब्रियम में, और लेकिन ये 20 न्यूटन जो है ये इसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं है, इट इज़ जस्ट अ फ्रिक्शन वैल्यू। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? कि 20 पुलिंग फोर्स है और फ्रिक्शन 20 है। 21 करूँगा फ्रिक्शन 21 हो जाएगी, 22 करूँगा फ्रिक्शन 22 हो जाएगी, 50 करूँगा फ्रिक्शन 50 हो जाएगी। फ्रिक्शन 50 से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती। लेट्स लेट्स से दैट्स व्हाट आवर अजम्पशन इज कि उसका मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन जो है वो 50 न्यूटन है। वो ये जो म्यू आर होती है ना, ये वैल्यू होती है मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन की। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास अम, एक ये एक सरफेस है, ये हम करते आए हैं पहले भी कि एक ऑब्जेक्ट पड़ा है स्मूथ सरफेस पे, तो उसको जो नीचे लेके जाने वाली फोर्स है उसका वेट कंपोनेंट है, और हम कहते हैं एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू बेसिकली एम ए। यही बोलते हैं ना हम, एम जी साइन थीटा इज द सेम एज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एग्रीड? जब हम स्मूथ सरफेस की बात Yes, sir. करते हैं Yes. और एम कट जाता है और एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा हो जाती है। डन। अगर आप कहते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है स्मूथ सरफेस की बजाय मैं स्मूथ इसमें से उड़ा देता हूं और मैं कहता हूं ये इंस्टेड रफ सरफेस है, और अगर रफ सरफेस है और ये पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट ने नीचे आना है और फ्रिक्शन की एक ही डायरेक्शन होनी है, वो होनी है अगेंस्ट द इंटेंडेड मोशन, ऊपर की तरफ। एग्रीड? जैसे जैसे आप इसका एंगल बढ़ाते चले जाओगे इसका वेट कंपोनेंट नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इस बात पे भी एग्रीमेंट है। हम इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि दैट देयर इज द ऑब्जेक्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग डाउन। नाउ व्हाट मेक्स इट मूव डाउन as it's on the verge of moving down? The weight component, which is mg sine theta, is what makes it move down. And it's being perfectly cancelled out by the friction on the verge of motion जब ये limiting equilibrium में। So mg sin theta नीचे एक्ट कर रहा है और फ्रिक्शन ऊपर एक्ट कर रही है, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू आर, और r in this case in this particular instance
is the weight component which is perpendicular to the surface, which is mg cos theta. mg कट गया, cos उधर जाके डिवाइड हुआ, म्यू की रिलेशनशिप एक नई निकल आई है, वो tan थीटा है. अब ये इट इज, अब आप इंसान, कई लोग कोई नई नई कहानियां सोच लेते हैं. नॉट इन ऑल केसेस, दिस इज अ स्पेसिफिक केस जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है सरफेस के ऊपर और कोई और फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही और इट्स ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग डाउन. दैट इज वेयर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लिंक्ड विद द angle of the surface. So for example, if the coefficient of friction of this surface is 0.7, irrespective of what the mass is, whether it is a 1 ton mass or a 1 kg mass, so 1000 kg versus 1 kg, it doesn't matter, because you just saw कि जब weight component नीचे एक्ट कर रहा होगा तो mg और mg कट जाएगा. तो the relationship you would have is with tan theta is equal to 0. Eventually, मतलब cos उधर जाके डिवाइड हो रहा है तो tan theta 0.7 है, तो theta की वैल्यू, if you do tan inverse 0.7, I'll tell you what this means. Do tan inverse 0.7, what does that, what does the calculator give you? Tan inverse 0.7. 34.99. So this 34.99 degrees is the angle that you can maintain with this kind of surface and have everything remain in equilibrium. मतलब ये 34.99 डिग्री और ये जो भी सरफेस है उसके ऊपर आप रख सकते हो ये ऑब्जेक्ट और ये नीचे स्लाइड डाउन नहीं करेगा, ये ऑन द वर्ज ऑफ इक्विलिब्रियम होगा. अगर मैं इस एंगल से बढ़ा दूं 34.99 की बजाय 35 कर दूं तो देन दिस ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू मूव डाउन. अगर मैं 34.99 से कम कर दूं एंगल तो ऑब्जेक्ट विल रिमेन वेयर इट इज. डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्योंकि जब आप एंगल बढ़ाते हो तो वेट कंपोनेंट बढ़ाते हो, वेट कंपोनेंट बढ़ाते हो तो आपका रिलेशन जो है वो इक्विलिब्रियम का म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा है, एंगल डिपेंडेंट है. इज दैट क्लियर? सर ये रिपीट करेंगे क्योंकि मेरा नेट हैंग हो रहा था. ठीक है, इसमें मैं ये कह रहा हूँ मानू, कौन सा वाला रिपीट करना है? स्टोरी तो बहुत लंबी है. म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा. हाँ, वो तो तुम्हें समझ आ गया ना कि म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा का एक्सप्रेशन बन जाता है आपके पास ना. तो अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेट्स से 1 है तो tan थीटा को जब आप सॉल्व करोगे tan इनवर्स 1 को तो आपको मिलेगा 45 डिग्रीज. ऐसा सरफेस जो कोफिशिएंट ऑफ 1 देता हो, 45 डिग्री अगर एंगल होगा तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो इक्विलिब्रियम में या लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में रहेंगे. ठीक है, ये हाँ, ये एक वेग सा आइडिया है जो कि टेस्ट इतना ऑफन नहीं होता, लेकिन ये आना चाहिए, एक पता होना चाहिए द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन and tan theta. So again, it is on a specific case when it is on the verge of motion. जल्दी से ये क्वेश्चन देख लेते हैं, solved, but very quickly let's have a look at the drawing and everything. Woman drags a box of mass 20 kg up a rough slope. तो slope है, friction है, slope का angle है 10 degrees horizontal के साथ. The coefficient of friction 0.45 दिया हुआ है. The woman pulls the box using a rope held at an angle of 20 degrees above the slope. तो 20 डिग्री स्लोप से ऊपर बन रहा है और उसकी टेंशन पुलिंग फोर्स 120 न्यूटन दी हुई है. फाइंड whether the force is large enough to create motion, and if it is, find the acceleration. Motion तब create होगा जब net force F net will be greater than 0 or
The idea is that it'll be able to pull it up. Pull up करने वाली कौन सी फोर्स है? 120 cos 20. 120 न्यूटन को रिजॉल्व किया, one perpendicular to the surface and the other along the surface. 120 cos 20 pulls it along the surface. अगर ये force bigger है than two things, what are those two things? The weight component 200 sine of 10 as well as the friction. Friction क्या है? Mu r, 0.45 times r. People get the r wrong. r जो है वो ऊपर की तरफ है, इस तरफ. This is where r is. तो आप इसको बस सिंपली पुट कह सकते हो कि r ऊपर की तरफ है, 120 sin 20 ऊपर की तरफ है, और आप ये कह सकते हो कि जो 200 cos 10 है जो कि वेट कंपोनेंट है नीचे की तरफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो नीचे है. तो r is the difference between the two. 200 cos of 10 minus 120 sine of 20. So this is what you place here. 200 cos 10 minus 120 sine 20. ये आपने देखा कि अगर ये बड़ा है, if this is bigger, 120 cos 20 is bigger than the other, then this means, or if this inequality, Sir, the answer for R is 156. the whole thing, this thing here, and multiply that, Isha, with 0.45 and add that to 200 sine 10. What's the value that you get? Sir, 104.89. Versus 120 cos 20. What is that value? Sir, that is 112.76. That is good enough because that's what they wanted. Find whether the force is large. Yes, the force is large enough to create motion. Find, if it is, find the acceleration. Now what you got to do is you got to say, okay, fine, I have the forward motion, I have the backward force, forward minus backward, which means कि अगर हम इसको यहीं पे लिखें F net equals ma, then one could write in a one-liner 120 cos 20 is acting upwards and weight 200 sine 10 as well as friction mu r 0.45 200 cos 10 minus 120 sine 20. Basically मैं one liner इसलिए लिख रहा हूँ although तुम लोगों ने ये values निकाली हैं 112.76 minus 104.89, ये भी यूज़ कर सकते हो, times mass ma F net equals ma 20 times a. इससे आपको acceleration मिल जाएगी. You just solve this particular equation. इस equation को आप solve करोगे ये पूरी, और आपके पास acceleration की value आ जाएगी. इस acceleration की value, this is what they wanted. तो वो जो आपने 112.76 निकाला 104.89 equals mass times acceleration, you get the value. ठीक है, this is basic. Sir? जी. Sir, in this question, there is like a forward force that is pulling the box upwards. So will we just assume that the acceleration is constant? Okay. So जब भी forces आपके पास fixed हैं ईशा, तब आपने acceleration को constant ही assume करना है. अगर forward pulling, for example, forward pulling force ना होती और सिर्फ weight होता, नीचे की तरफ act कर रहा होता और friction होती, तो तब भी acceleration को assumption आपकी यही होनी चाहिए कि acceleration is constant. It may be zero if it's at rest. If it's, अगर weight ज़्यादा है friction से तो ये नीचे की तरफ accelerate कर रहा है. जैसे कि ये object, इसको देखो ज़रा, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये जो क्वेश्चन है. A ball of mass 3 kg is rolled up a slope with initial speed 10. The slope is at an angle of 20 to the horizontal. The coefficient of friction is 0.3.
By modeling the ball as a particle, find the distance up the slope when the ball comes to rest. If the ball is supposed to come to rest, then you are supposed to, you know, initial speed, you know, final speed. You need to know the acceleration in order to get the distance that it travels up the slope. Acceleration निकालने के लिए you need to work on the forces. अब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, जब आपने ऊपर फेंका है तो उसका मोमेंटम है इनिशियल जो उसको ऊपर लेके जा रहा है. अब उस ऑब्जेक्ट के नीचे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, मतलब ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है. देयर इज जीरो ड्राइविंग फोर्स आगे की तरफ. ईशा, यू गॉट दिस? कोई भी नहीं है, जीरो, नथिंग, नाडा. नीचे क्या Yes. वेट कंपोनेंट है और फ्रिक्शन भी नीचे है, क्योंकि वो दोनों मिलके इसको रोक रही हैं इक्वल्स एम में. इससे तुम्हें डिसेलरेशन मिली, डिसेलरेशन को उठा के तुमने डाला, ये फिक्स्ड है, इससे तुम्हें डिस्टेंस मिल गया. या मेक सेंस? Sir, where do you get R from? R is the weight component perpendicular to the surface. mg cos 20, always mg cos theta कह देते हैं, generalization. Weight component on a slope. Do you remember that, Isha? You've forgotten. Yes, sir, I remember it. ठीक है. But sir, last part में we calculated it, right? तो इसमें क्यों नहीं करेंगे? Because उसमें there was a woman pulling that at an angle. We did not need to separately find that out because it was only one force. Good question. It was only one force. R ऊपर की लास्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट इसलिए किया है क्योंकि देखो वुमन 120 डिग्री पे उसको खींच रही है, तो उस 120 न्यूटन का 20 डिग्री पे खींचने की वजह से एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन रहा है. उस परपेंडिकुलर कंपोनेंट ने वेट के कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर रहा है. दैट इज व्हाई एक R अलग से निकल रहा है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? Okay, sir, I get it. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही पड़ा है. द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस पार्ट, दिस वन हियर, C. मैं B को स्किप कर रहा हूँ, और या नहीं करते स्किप पार्ट बी में, क्योंकि वो कहता है शो दैट द बॉल कमिंग टू रेस्ट स्टार्ट्स टू रोल डाउन द स्लोप. मतलब कि जब बॉल ऊपर आके रुक जाता है तो फिर नीचे रोल डाउन होता है. नीचे रोल डाउन होने का मकसद ये है कि अगर नीचे रोल डाउन हो रहा है तो उसको फ्रिक्शन जो है ना ऊपर की तरफ हो जाएगी, क्योंकि इट ऑलवेज अपोजेस मोशन. अब इस पर्टिकुलर केस में जो वेट है जो नीचे एक्ट कर रहा है वो है 30 sin 20. अगर वेट बड़ा है देन फ्रिक्शन क्या था, म्यू आर, 0.3 इंटू 30 cos 20. ये जैसे ट्रू होता है ये आपका पार्ट बी शो हो जाता है. मतलब दिस ऑल यू हैड टू शो फॉर पार्ट बी. पार्ट सी के लिए वो कहता है स्पीड बताओ. डिस्टेंस आपने निकाल लिया है, स्पीड के लिए आप और इनिशियल वेलोसिटी 0 रखी आपने क्योंकि ऊपर जाके रुक गया था. डिस्टेंस पता है, आप एक्सेलरेशन निकालोगे. यू कैन नॉट एज्यूम दैट एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव 6.239 होगा. यू हैव टू सेपरेटली कैलकुलेट दिस. अब वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप कहोगे 30 sin 20 वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स माइनस फ्रिक्शन एक्टिंग अपवर्ड्स, 0.3 इंटू 30 cos 20 इज इक्वल टू ma, मास टाइम्स एक्सेलरेशन. मास है इसका 3 टाइम्स एक्सेलरेशन. इसको आपने उधर जाके डिवाइड किया, एक्सेलरेशन की आपने वैल्यू निकाल ली. ज़रा करो इसको, एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ रही है इस केस में? सही जी मानो. जो 30 sin 20 है वो आपने फॉरवर्ड फोर्स किए. हाँ, क्योंकि रुक रहा है. ग्रेविटी के जो कंपोनेंट्स और मतलब मास के जो कंपोनेंट्स है वो फॉरवर्ड फोर्स नहीं देते ना. नहीं, ये इसने पढ़ो, इसमें क्या कहता है, शो दैट आफ्टर कमिंग टू रेस्ट रुक गया है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है. अब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो कौन लेके आ रहा है नीचे? फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स उसका वेट कंपोनेंट हो गया क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में हम जो जब ऊपर जा रहा होता है तो तब नीचे लेते हैं, तब माइनस करते हैं. वो माइनस लेते हैं लेकिन एज फॉरवर्ड फोर्स नहीं ले सकते.
क्यों नहीं ले कंपोनेंट सकते फॉरवर्ड फोर्स? नहीं, क्यों नहीं ले सकते? अभी लिया ना हमने, जब नीचे जा रहा है तो लिया। तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर ऊपर जा रहे तो ऑब्वियसली नहीं लेंगे, नीचे आ रहे तो ऑब्वियसली लेंगे, क्योंकि नीचे उसको कौन लेकर आ रहे हैं? और कौन सी फोर्स है? वेट है ना, वेट ही नीचे लेकर आ रहे हैं उसको, वेट का कंपोनेंट। इट्स अबाउट द डायरेक्शन। हमेशा लीडिंग फोर्स जो होती है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसमें जो जो फोर्स उस डायरेक्शन में वो पहले लेते हैं। ठीक है, Sir, from the calculation I got 0.601. देखो कितना छोटी एक्सेलरेशन की तुम्हारे पास वैल्यू आई है, जो कि बड़ी अजीब सी बात है वैसे। 0.601 बहुत ही छोटा है। तुमने 0.3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया। चलो चेक कर लेते हैं। 0.601 मैंने कभी ज़िंदगी में इसको सॉल्व किया ही होगा। हाँ सही कह रही हो तुम, 0.6011 है। तो उसको फिर आपने उसको सॉल्व कर लिया, कोई मसला तो नहीं हुआ या हुआ? ईशा यस? No, sir, कोई मसला नहीं है. ऑलराइट गुड। ये हमारे पास कुछ केसेस अभी मैं दिखाऊंगा। दो तरीके हैं, एक बना हुए को मैं रीप्ले कर दूं और एक दूसरा तरीका कि मैं खुद बना लूं। मैं रीप्ले करता हूं क्योंकि वी कैन कवर मोर थिंग्स दैट वे। कोशिश करना, कहीं अगर समझ ना आए तो वहीं पे रोक के मुझसे पूछ लो। ओके सो ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एट एन एंगल थीटा, स्लोप जो है वो एट एन एंगल थीटा, और ये रफ सरफेस है। अगर और वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है x न्यूटन। चलो रफ की बजाय स्मूथ है, स्मूथ कर लो, रफ कर लो, दोनों दोनों कर लेंगे, ठीक है। x एक फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट के जो ये डायग्राम बस देखो आप। वेट तो नीचे हो गया 100 साइन 30, 100 न्यूटन अगर इस 10 kg मास का वेट है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ये तो कुछ नया नहीं है यहाँ तक। नया कहाँ पे शुरू होता है? ये x न्यूटन को जब हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं, एक है परपेंडिकुलर टू द सरफेस और दूसरा है अलोंग द सरफेस। x को जब रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, तो वो ये दो कंपोनेंट बने, हेड टू टेल, दोनों आपस में 90 डिग्री पे। इज दैट क्लियर? ये जो x के बने दो कंपोनेंट। Yes, sir. डन। अच्छा, अगर ये क्लियर है तो फिर मैं फास्ट फास्ट आगे जाता हूं। हमारे पास इन जनरल हम इसको कह सकते हैं x cos 30 ऊपर की तरफ, और गॉड नोज व्हाट द स्टोरी वाज। मैंने स्टोरी में चेंज करना चाहूँगा थोड़ी सी। आई राइट माई ओन स्टोरी नाउ। सो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो x न्यूटन था यहाँ पे, वेट था नीचे mg whatever साइन थीटा। ये थीटा, ये एंगल भी थीटा। क्यों? दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये x है, ये थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। ये वेट कंपोनेंट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है mg। इसकी वजह से दो हिस्से आप ब्रेक डाउन करते हो, यू रिजॉल्व इट इनटू टू कंपोनेंट्स। वन इज mg cos theta every time, mg sin theta every time. X, which was a horizontal force, got broken down into two parts. Those two parts are important, and let's have this color. So x gets broken down into two components every time. This is x sine theta, this is x cos theta. Couple of things can happen. Three things can happen. One, that this object doesn't move, means it's in equilibrium. For the case when it's smooth, we'll need all other cases when the surface is rough. One thing could be that it moves.
Two cases moves, one case is it moves up, the other case that it moves slides down. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. So based on that, if the surface is smooth, we don't care about friction. When we don't care about friction, our normal reaction to the surface is useless. उसका फायदा ही कोई नहीं है, मतलब निकालने की जरूरत ही नहीं है. वैसे normal reaction to the surface should be R is equal to x sine theta plus mg cos theta. Do you agree to this or not? R ऊपर. Shouldn't R only be equal to mg cos theta? No, it's not only equal to. Reason being, Aisha, it's only equal to mg cos theta जब कुछ और फोर्स ना लग रही हो. तुम देखो इस बात को गौर से आयशा कि x साइन थीटा जो है ना, इसको जब हॉरिजॉन्टली एक फोर्स डाल रहे हो ना, तो उससे क्या हो रहा है कि दबाव फील हो रहा है इस ऑब्जेक्ट को नीचे इनटू द सरफेस. इसको ऐसे फील हो रहा है दैट कोई चीज इसको प्रेस कर रही है फर्दर इनटू द सरफेस. डू यू Okay. अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इस तरह सोचो Okay. एक रैंप है, जिसका वो मूवर शेकर्स नहीं होते, वो धक्का मार के एक स्लोप से ऊपर लेके जाते हैं. जब आप धक्का मारते हो किसी भी चीज को जो स्लोप पे हो, तो उसके इन टूवर्ड्स द सरफेस उसको जो है ना एक प्रेशर फील होता है. Okay. ठीक तो है, reaction force इन दोनों का होगी. सम हो जाता है. ये बड़ी, Understand. हाँ शाबाश, ये बड़ी की इंफॉर्मेशन है खासतौर पे ओनली व्हेन ऑब्वियसली जब फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले. अच्छा, डजंट मूव के लिए तो सीधा साधा हो गया कि जी आगे की फोर्स अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg cos थीटा. ये तो हो गया इक्विलिब्रियम के केस में जब ये स्मूथ है. अच्छा, जब ये ऊपर So for smooth surfaces, we always take acceleration as 0. No, you do not always take acceleration as 0. We just took acceleration as a in the second case when it moves up. X cos theta is the force that pushes it up. Mg cos theta is the weight Oh, component. okay, never mind. Okay, sir, I got it. You do F net equals ma. और डाउनवर्ड के लिए ईशा हम करेंगे कि वेट कंपोनेंट, व्हाट डिड आई डू, mg sin theta. Come on guys, you got to correct me when I'm wrong. Why did I write cos theta? It should be sin theta. Come on people. mg sin theta is the weight component acting down. X cos theta was the force acting up. X cos theta ऊपर, mg sin theta नीचे equals ma is the equation when it's about to, when it is moving up. When it is moving down, weight component is acting down, which is mg sin theta. What is opposing that? X cos theta is equal to ma. Now the same thing but for rough surfaces. अगर ये चीज हम एक फ्रिक्शनल सरफेस की बात करें, सो फ्रिक्शन इन जनरल we know is mu r, and the r doesn't change at all. The expression for r does not change, क्योंकि एक फोर्स आगे से धक्का दे रही है तो x sin थीटा नीचे इनटू द सरफेस लग रहा है, और जो वेट कंपोनेंट है mg cos थीटा वो भी इनटू द सरफेस लग रहा है. इन दोनों को ऐड करके आपके पास रिएक्शन आ रही है, तो फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता. इज दैट क्लियर? Now, when an object doesn't move and there is friction, then there are two cases when it doesn't move. When it doesn't move, then there are two extreme cases of equilibrium. One case is when the object is about to move up, and the other case is when the object is about to move down. When it's about to move up, case 1 कर देते हैं हम इसको. So let's write it as case 1 when it's about to move up. Move up कराने वाली जो force है वो है x cos theta ऊपर की तरफ.
All right, so when it's about to move up, I'll just make a little pictorial representation. It's about to move up. X cos theta इसको ऊपर लेके जाने का काम कर रहा है. mg sin theta वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है. और पंच लाइन ये है ईशा कि फ्रिक्शन जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है. When it's about to move up. Do you understand that? When it is about to move up तो ये काम हो रहा है. Yes, sir. अच्छा, तो बस अगर ये काम हो रहा है तो फिर जल्दी से इक्वेशन बना देते हैं. इसकी इक्वेशन बनती है x cos theta upwards equals mg sin theta downwards plus friction which is downwards. You can replace the friction with mu r, and r is not going to change. It is going to be that expression x sin theta plus mg cos theta. This is case 1. Case 2 में, oops, this is so almost like one on top of the other. Case 2 के अंदर, when it's about to move down, then the direction of friction is going to change. जब ये about to move down है तो friction always opposes motion, तो उसकी direction ऊपर की तरफ हो जाएगी. So what is the scenario? mg sin theta weight is acting down, x cos theta is acting up, and friction is also acting up. Friction का formula does not change. It's going to remain as mu r, and r का जो expression है, its value will change, but its expression will not. Why do I comment that the value will change? Is because x की value will change. X will become the unknown value, and x will change, तो friction change हो जाएगा. अगर इसको इस तरह imagine कर लो कि x जो horizontal force है इतनी